हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 यानी डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, बने कैसे हैं और इनका हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है और यूज करके हम अपनी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तो आइए पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, बना कैसे है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे बेटा a1x plus b1y equal to c1 a2x plus b2y equal to c2 आपके दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। अब इसमें x और y जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इन वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन यानी इन वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है वो a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अगर इसके पास क्लास 10th में जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ये a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो ये यूनिक सोल्यूशन रखता है। a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होने पर, यानी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1, यानी कि इधर लेकर आए तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये इधर आके इधर ऐसा बन गया। हमारे कहने का मतलब है कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो पूरी यूनिकनेस है, यानी जो x और y की वैल्यूज हैं, वो पूरी तरीके से a1 a2 और b1 b2 पे डिपेंड करती हैं। अगर आप या हम चाहें तो इसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए हमें लिखना होगा a1 b1 a2 b2, और यहाँ पे हम लिखेंगे x y, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 C2। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये वाला रिलेशन। तो हम लोगों ने ये लिख दिया है कि ये हमारा डिटरमिनेंट बनके तैयार हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अगर आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके और इस मैट्रिक्स के साथ इक्वेट करेंगे तो यही दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको मिल जाएंगे। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो उसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन क्या होगा, कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, ये पूरी तरह से a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है। आपको क्लास 10th की कंडीशन याद होगी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की, कि जब वन सोल्यूशन मिले यानी कि यूनिक सोल्यूशन मिले और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिले तो कहा जाता था इक्वेशन कंसिस्टेंस है, और जब नो सोल्यूशन मिलता था तो कहा जाता था इक्वेशन इनकंसिस्टेंस है। तो इस इक्वेशन की पूरी तरीके से जो वैल्यू है यानी कि वो a1 a2 और b1 b2 पर डिपेंड करती है। आप अगर चाहें तो इसे आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए लिखने के बाद जो वैल्यू है, यानी कि हमने अभी आपको बताया था कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, जब ऐसा होगा तभी ये इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1 को अगर आप ट्रांसफर करके इधर लाएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी तभी यूनिकनेस मिलेगा, यानी कि हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड में, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्ड में, यानी कि हम अपना सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2, जिसका कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हमें हमारा मिल जाएगा। तभी कहा जाएगा इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। यानी कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा जा सकता है जो उसका सॉल्यूशन हो, और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम उसका डिटरमिनेंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स मैंने दिया और डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं a इज इक्वल टू, मैंने आपको मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, और ये इसे हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं, मॉडुलस नहीं पढ़ा जाता है। ये डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ऑफ a और डिटरमिनेंट ऑफ a, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरह से बड़े स्ट्रेट लाइन में लिखी जाएगी। जो मैट्रिक्स होता है
तो मैट्रिक्स क्या होता है कि वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़ी ब्रैकेट जैसे शेप में लिखा जाता है और ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच लिखा जाता है। और जो मैट्रिक्स होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उसमें कितनी भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं जो रेक्टेंगल बनाए, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम होती हैं। जबकि डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं जिसमें कि कुछ रियल या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हुई होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है डिटर्मिनेंट की अगर डेफिनेशन आपकी बुक की हम देखें तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, हर स्क्वायर मैट्रिक्स A के रिस्पेक्ट में जिसमें कि A का एलिमेंट Aij है, मतलब A मैट्रिक्स है जिसका कोई एलिमेंट Aij है, ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n का, वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, हम एक नंबर ले सकते हैं इस स्क्वायर मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर Aij इक्वल टू, जहां पे कि Aij जो होगा यानी इस मैट्रिक्स का जो एक एलिमेंट है उसका जो वैल्यू होगा वो i, jth, ये रो और कॉलम का एलिमेंट होगा, i, jth एलिमेंट ऑफ A, यानी इसी का जो एक एलिमेंट मिलेगा उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगी उसी नंबर को अपना डिटर्मिनेंट कहते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात बेटा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में क्या दो डिफरेंसेस बड़े बड़े हैं। डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, जबकि मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है यानी कि रेक्टेंगुलर होता है, जबकि जो हमारे डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट कहे जा सकते हैं। और इस मैट्रिसेस की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, मैट्रिक्स के वैल्यू नहीं निकाल सकते, इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं उसको, बट वी इवैल्यूएट कैन डिटर्मिनेंट्स, लेकिन हम डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और उसकी मतलब मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होता है, देखो खुश रहो, बस वो है आपका मैट्रिक्स, देख लो हाँ ये मैट्रिक्स है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये इसकी एलिमेंट्स हैं। और जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट आपके इस तरह से या इस तरह से लिखते हैं और इसे स्ट्रेट लाइंस के बीच में इसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। इतनी बात आप डिटर्मिनेंट्स के बारे में जान गए कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। अब डिटर्मिनेंट्स का हमारी लाइफ में यूज क्या है, हमारी लाइफ में डिटर्मिनेंट्स का मैट्रिसेस से ज्यादा यूज है। मैट्रिसेस तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट्स की हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे, यानी कोई भी चीज जो अननोन हो उसमें इसमें हम रख करके निकाल सकते हैं। और ये बात समझ में आपको याद होगा जब आप मैट्रिक्स सॉल्व भी करते तो आप मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकालते थे, अगर दो इक्वल मैट्रिसेज आपको मिल जाते थे तो आप पहले को पहले से इक्वेट कर लेते थे और दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, आप पूरी वैल्यू नहीं निकालते थे, उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के से इक्वेट करके अपना जो भी रिक्वायर्ड होता था वो फाइंड करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि पूरी की पूरी वैल्यू इक्वल कर दी जाती है, क्योंकि ये इवैल्यूएट किया जा सकता है आपका। तो अब हमारे लाइफ में डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने में, एडजॉइंट, इनवर्स ये सब निकालने में, माइनर कोफैक्टर निकालने में भी हम आगे पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ठीक है। इनवर्स तो मैट्रिक्स का भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने सीखा नहीं क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। 30% सिलेबस में से जब कटा था तो वो पार्ट काट दिया गया है। तो लेकिन अभी हम सीखेंगे कि इनवर्स कैसा निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। तो आगे देखते हैं, और यहाँ पे इस क्लास 12th में हमें 2 क्लास 2 और 3 क्लास 3 का ही डिटर्मिनेंट पढ़ना है, उससे बड़े ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को हमको नहीं पढ़ना है। 1 क्लास 1 का मतलब है कि सिंगल एलिमेंट होगा, तो सिंगल एलिमेंट तुम्हारा 2 हो जाएगा, सीधी इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और 2 क्लास 2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और 3 क्लास 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो वही अब हम सीखने जा रहे हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 1 क्लास 1 का या 2 क्लास 2 का या 3 क्लास 3 का, वही डिटर्मिनेंट बनेगा और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए सीखते हैं इसको। तो अब हमें ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का और ऑर्डर 3 के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे उनकी वैल्यू निकालनी है। तो ऑर्डर 1 का अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया जाए और उसका डिटर्मिनेंट निकालना जाए, मैट्रिक्स में जैसे आपको दे दिया गया A इक्वल टू मैट्रिक्स A का एक एलिमेंट A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह से लिखा जाता है, DT लिखकर A या मॉड के जैसे सिंबल लगा कर, लेकिन उसे डिटर्मिनेंट पढ़ा जाता है, मॉडुलस नहीं पढ़ा जाता है।
इक्वल टू ए। एग्जांपल के तौर पे जैसे बी एक मैट्रिक्स दिया जाए जिसका एलिमेंट 5 है और बी का डिटरमिनेंट पूछा जाए तो सीधा 5 हो जाएगा, वही एलिमेंट हो जाएगा। अगर 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया और उसका डिटरमिनेंट पूछे तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यानी एक डिटरमिनेंट दिया जाए जो 2 ऑर्डर का होगा। डिटरमिनेंट है तो सेम रो और कॉलम यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे a1 b1 a2 b2 दिया गया है और एक का डिटरमिनेंट पूछा जाएगा, तो पहला काम ये करना होगा बेटा आपको कि ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसको आपको दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखना होगा और स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखने के बाद इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। मतलब कि a1 से b2 में माइनस a2 से b1 में मल्टीप्लाई करके आपको निकाल देना होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक मैट्रिक्स दिया है a = 1 2 3 4 और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसको पहले 1 2 सॉरी ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से 4 में और 3 से 2 में, तो आपको इसका डिटरमिनेंट मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब हमें 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आइए 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालना देखते हैं। अब देखते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है तो ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट अब हमें पता करना है कि ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा कि आपको एक डिटरमिनेंट मैंने दे दिया है a और एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहाँ पे है a3 b3 c3, ठीक है। अब इसको इवैल्यूएट करना है यानी इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले तो आप इसको क्या करेंगे कि मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a1 b1 c1 ये ब्रैकेट हटा के और a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो अब इसको आप 6 तरीकों से एक्सपैंड करके इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, सरल, बहुत कठिन नहीं है, सरल है, आ जाएगा। आपने अपने क्लास 11th में फिजिक्स में वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीखा होगा, यानी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे। आई जे और के लेकर के तो आई से रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ देते थे, फिर दूसरा लेते थे तो उससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ देते थे और फिर तीसरा लेते थे तो उससे भी रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ देते थे। यही काम यहाँ भी करना है आपको। आप इसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अलावा या इसके अलावा, यानी a1 b1 c1 में से एक के अलावा, मतलब इसके अलावा तीनों के अलावा, या फिर आप इसके अलावा कर सकते हैं तीनों के a2 b2 c2 के अलावा, या a3 b3 c3 के अलावा कर सकते हैं। 3 तरीका हुआ। और या तो आप इसको a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, यानी कुल 6 तरीकों से आप इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम पहली रो के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले कॉलम के अलावा, यानी a1 जब लेंगे तो बेटा जब हम a1 लेंगे ना तो a1 से रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो आपको ध्यान से देखो कि a छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो बचेगा b2 c2 और b3 c3, वही आपको यहाँ लिख देना होगा b2 c2 और b3 c3, ये हो गया काम खत्म। और दूसरा आपको एक्सपेंड करने के लिए दूसरा आप ले सकते हैं a2 ले सकते हैं या b1 ले सकते हैं। इधर से एक्सपेंशन करिए या इधर से करिए, वैल्यू सेम आएगी। आप चाहे इधर से एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी उसकी। अब b1 जब लेंगे तो b1 माइनस में लिया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, तो i और j दोनों इवन नंबर पे हैं, सॉरी ऑड नंबर है। 1 + 1 मिलकर 2 होल स्क्वायर आपका -1 का होल स्क्वायर, तो +1 बना रहेगा। लेकिन ये 1 कामा 2 होगा, i कामा j में 1 कामा 2 होगा, तो 1 + 2 पावर 3, तो -1 पावर 3 की वैल्यू -1, तो ये माइनस में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 + 1 माइनस और फिर 1 प्लस चलेगा। इधर भी ऐसे ही होगा, 1 + 1 माइनस फिर 1 प्लस होगा। यहाँ भी आपका ऐसे ही होगा, माइनस प्लस माइनस। आई बात समझ में? तो अब इसके अलावा हम कर रहे हैं, मान लीजिए b1 के अलावा कर रहे हैं, तो b1 के अलावा यानी ये छूटेगा, b1 वाला रो ये पूरा छूट जाएगा बेटा और ये पूरा छूट जाएगा। बचेगा क्या, a2 a3 c2 c3 लिख दीजिए, a2 a3 c2 c3
अब फिर तीसरे के लॉन्ग एक्सपेंस करना है, यानी कि किसके लॉन्ग एक्सपेंशन होगा, C1 के लॉन्ग। तो C1 के लॉन्ग अगर करेंगे तो ये छूटेगा और बचेगा A2 B2 A3 B3, तो प्लस C1 और यहाँ पे A2 B2 A3 B3। बस अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, A1 उतार देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई B2 C3 माइनस B3 C2, ये इसका इसमें हो गया है और इसका इसमें हो गया, माइनस B1 फिर हो जाएगा A2 C3 माइनस C2 A3 और प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B3। बस ये इसकी वैल्यू हो गई है। आई बात समझ में? आप किसी के भी लॉन्ग, आप इन तीनों को ले लीजिए, यहाँ A1 लीजिए, यहाँ पे A2 लीजिए और यहाँ पे A3। तो ध्यान ये देना है कि ये छोड़ देना होगा आपको, A2 वाला रो B1 C1 और B3 C3, यहाँ B1 C1 B3 C3 जब A2 से करेंगे, मतलब इधर से तरफ एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन आप अपने अगर इंटेलिजेंसी का इंट्रोडक्शन दीजिए, बुद्धिमानी का परिचय दीजिए, तो आप उसके लॉन्ग एक्सपेंशन करिएगा जहाँ पे जीरो ज़्यादा मिले। जैसे मैं आपको एक डिटरमिनेंट दूँ, अगर 2 0 1 4 2 5 0 2 1, तो आप ध्यान से देखिए, आप एक्सपेंशन तो इसके लॉन्ग भी कर सकते हैं, इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग भी कर सकते हैं, या मान लेते हैं कि यहाँ पे जीरो है, तो किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान है, इसके लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जीरो अगर हम लेते हैं तो जीरो इंटू ये पूरा जो होगा वो जीरो आ जाएगा, छूट जाएगा, लेना ही नहीं होगा जीरो को, फिर यहाँ जीरो वाला भी छूट जाएगा। यानी हम उस रो को या उस कॉलम को पकड़ते हैं जिसमें कि हमें जीरो ज़्यादा मिले, जीरो ज़्यादा मिलेंगे तो पूरा छूट जाएगा एलिमेंट, एक दो बचेंगे, बस उसको इवेल्युएट कर देंगे। आ रही बात समझ में? नहीं, मैं क्या बताना चाहता हूँ, करने का तो आप 6 तरीके से एक्सपेंशन कर सकते हैं, वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट 1 का कैसे एक्सपेंशन होता है यानी वैल्यू निकालते हैं पढ़ लिया, डिटरमिनेंट 2 को कैसे एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं पढ़ लिया, और डिटरमिनेंट 3 वाले को, ऑर्डर 3 का जो डिटरमिनेंट होगा उसको कैसे एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते हैं वो भी पढ़ लिया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2, एक्सरसाइजेस 1 and 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने का 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा देना होता है, यानी इसका हो जाएगा 2 इंटू -1, यहाँ 2 से -1 में -5 इंटू 4, सॉल्व कर देंगे, -2 और माइनस प्लस 20 और इसका आंसर 18। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे का पहला देखते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा इवैल्यूएट करना है, करिए डिटेल इवैल्यूएट। cos से cos में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन से माइनस साइन में, तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसे मैट्रिक्स में अगर कोई भी आइडेंटिटी लगती थी सॉल्व करते समय, सिंप्लीफाई करते समय, तो आप वो आइडेंटिटी लगा देते थे, चाहे वो अलजेब्रिक हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो। वैसे यहाँ पे भी करना है, अगर कोई आइडेंटिटी आपको लगती दिखे तो आप तुरंत आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड का सेकंड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3 देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 2 4 2 है, हाँ, और इसमें प्रूफ करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ऑफ a, कि मैट्रिक्स 2a का जो डिटरमिनेंट होगा वो मैट्रिक्स a के डिटरमिनेंट का 4 गुना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, 2a दिया गया है, a दिया गया है, इससे आप 2a निकाल लीजिए, अभी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 4 8 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम अगर निकालें अपना डिटरमिनेंट ऑफ 2a, डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना हो जाएगा आपका 2 4 8 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4
तो 4 2 जा 8 माइनस 32 यानी कि माइनस 24, ये आ गया माइनस 24। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 2 4 2, तो 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 8 यानी कि माइनस 6। 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 24। इसकी वैल्यू भी देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू भी माइनस 24 और 4 डिटर्मिनेंट ऑफ भी माइनस 24। तो आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं हम इक्वेशन बना करके अपना, या वैसे भी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इवेल्युएट आसानी से कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो a से पहले आप 3a निकाल दो ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, 3 नहीं सॉरी 4 को, 4 क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि a इक्वल टू 1 0 1 और 0 0 और 1 2 0 4, और आपको प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ। ध्यान से देखिएगा। तो अब इसका आप a से 3a निकाल दीजिए मैट्रिक्स, तो 3a मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 0 3 0 0 1 जा 2 जा 6 0 12, ये आ गया। अब हम निकालते हैं 3a का डिटर्मिनेंट। तो 3a का डिटर्मिनेंट मतलब इसकी वैल्यू देख रहे हैं आप लोग, ये दिखाई दे रहा है वीडियो में, उसकी वैल्यू। तो आप ध्यान से देखिए, आप एक्सपेंशन इसके अलावा भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी कर सकते हैं ना। तो इसके अलावा एक्सपेंशन करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, केवल 3 को पकड़ना होगा, बाकी अपनी वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 0। ये जब ये 3 लेंगे तो ये छूट जाएगा, 12 3 और 6 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी माइनस 0 जो बचेगा प्लस 0। भाई ये 0 लें तो ये छूटेगा, लेकिन अंदर जो कुछ भी आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये 0 पे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, छोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 12 3 जा 36, 3 इंटू 36 माइनस 0 छोड़ दो, 36 3 जा 108। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी वैसे ही निकालना है, यहाँ पे लिख देना है इसको। तो वो लिखना तो चाहिए वैसे पहले ऐसे 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो 1 लेंगे तो 1 4 जा 4 माइनस 0 यानी कितना आ जाएगा 4। अब 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट 4 इज इक्वल टू 108। इसकी वैल्यू भी 108 आ गई और इसकी वैल्यू 108। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 में इवैल्यूएट करना है, 6 में इवैल्यूएट करना है, 7 में इवैल्यूएट करके इक्वल करना है, 7 के सेकंड में भी इवैल्यूएट करके इक्वल करना है, और 8th में भी इक्वेट करना है आपको इवैल्यूएट करके। तो आप आसानी से कर सकते हैं। और एग्जांपल नंबर 5 पे आपका 7th और 8th लगेगा, और 5वां तो इवैल्यूएशन है, 6वां भी आपका इवैल्यूएशन है, जैसे मैंने किया 3 × 3 का इवैल्यूएशन। तो आप आसानी से आई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो मान के चलिए कि आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़नी है, तो वो हमने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स निकाल दिया गया है 2020-21 के लिए, ये कट चुका है सिलेबस से, यानी कि 4.2 आपका कट चुका है। अब हमें इसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं डिटर्मिनेंट्स के, तो डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग 4.1 कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।